हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर आप लोगों के साथ हाजिर हूं आपके चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, यानी मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस होता है वो क्यों होता है। फीमेल्स में होता है ये बेटा, और ये क्यों होता है इसके बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैं एक छोटी सी आपको यहाँ पर कहानी बताऊंगा, उस छोटी सी कहानी से आप पूरे प्रोसेस को समझ जाओगे, ठीक है ना। उस पूरे प्रोसेस को समझ जाओगे। तो पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम यहां पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करता हूं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप सबको पता है कि ओवरी से हमेशा, ओवरी से क्या होता है हमेशा एवरी 28 डेज, एवरी 28 डेज, इन एवरी 28 डेज क्या होता है, एक ओवम यानी एक अंडा जो है वो यहां से निकलता है। एक अंडा यहां से क्या होता है बेटा, निकलता है, यानी कि एक एग जो होगा वो यहां से निकलेगा, यहां से ओवेरी के अंदर से निकलेगा और निकल के कहां पर जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब ये फैलोपियन ट्यूब में जाते वक्त ये क्या करता है, देखो यहां पर एक स्टोरी क्या सुनाता हूं मैं। यहां पर स्पर्म है, ध्यान देना, स्पर्म जो है वो है प्रेमी। यहां पर आपको नहीं दिख रहा हो तो अच्छे से देख लेना, मैं यहां पर ब्लैक कर देता हूं इसको। स्पर्म जो है बेटा वो है प्रेमी, और एग जो है यानी ओवम जो है वो है प्रेमिका। ओवम या एग जिसको हम बोलते हैं वो है प्रेमिका, ठीक है ना। प्रेमिका यानी प्रेमी और प्रेमिका, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही लव करते हैं। लेकिन क्या है कि प्रेमिका की कुछ कंडीशन है कि प्रेमिका को उसके घर वाले मतलब वो ओवेरी से, ओवेरी के अंदर घर वाले रहते होंगे, प्रेमिका को उसके घर वाले महीने में यानी एवरी 28 डेज में एक बार निकलने देते हैं। कितने बार? एक बार, यानी एक दिन के लिए निकलने देते हैं। अब ये प्रेमिका जब यहां से यहां निकलेगी तो पहले क्या कर रखा होगा, क्योंकि प्रेमिका को पता है कि वही एक खास दिन है एवरी मंथ में जब मैं इस घर से बाहर निकल सकती हूं और अपने प्रेमी यानी स्पर्म से मिल सकती हूं। तो ये मिलने के लिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल डे है, तो इसके लिए तैयारियां भी खूब करी होगी। तो इनके पड़ोस में एक रेस्टोरेंट होता है, इनके पड़ोस में एक रेस्टोरेंट होता है, क्या होता है वो, यूटेरस, ठीक है ना। यूटेरस नाम का एक रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट वाले को बोलते हैं ये कि आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लो, हमारे लिए एक माहौल बना दो, डेकोरेट कर लो। तो डेकोरेट करने का मतलब क्या है, यहां पर ये ब्लड की एक लेयर डिपॉजिट कर देती है, यानी डेकोरेशन हो गया पूरा बढ़िया आराम से। अब ये दोनों मिलेंगे कहां पर, इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा गार्डन में वेट करूंगी। किसने? प्रेमिका ने बोला स्पर्म को कि मैं तुम्हारा गार्डन में वेट करूंगी, और वेट करूंगी वहां पर जब हम मिलेंगे गार्डन में। गार्डन मतलब फैलोपियन ट्यूब। कहां पर बेटा? फैलोपियन ट्यूब पे। तो फैलोपियन ट्यूब में हम मिलेंगे, ये हमारा गार्डन है, इस गार्डन में मिलेंगे और मिलके फिर दोनों साथ जाएंगे इस रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्या है? यूटेरस। रेस्टोरेंट क्या है बेटा? यूटेरस, यानी यूटेरस में जाएंगे और वहां पर फिर हम हमेशा के लिए रहेंगे, वहां पर फिर हम हमेशा के लिए रहेंगे, यानी प्रेमिका जो है प्रेमी के साथ जाना चाहती है। लेकिन अब ये एक ही दिन है, एक ही दिन है। अगर मान लो इसमें वो स्पर्म आ जाता है, स्पर्म आएगा भाई, स्पर्म प्रेमी का मतलब स्पर्म ऐसा होता है जो घूमता घूमता आता है। अगर मान लो ये प्रेमी आ जाता है और ये प्रेमी इससे यहां पर मिल जाता है, किससे मिलेगा, ये होगी प्रेमिका, ओवम अंडा, और ये हो गया स्पर्म प्रेमी। अगर प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल जाते हैं तो मिलते ही क्या होगा भैया, यहां पर फर्टिलाइजेशन। कौन सा लाइजेशन? फर्टिलाइजेशन। में पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, और वो कहां पर आ जाएगा, यूटेरस में। और ये यहां पर यूटेरस नाम के एक जो रेस्टोरेंट, एक होटल है जिसके अंदर इन्होंने पूरा जमा रखा है डेकोरेशन, वहां पर रहेंगे हमेशा के लिए, उधर रहने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। लेकिन किस्मत ऐसी थी, किस्मत ऐसी थी कि ये स्पर्म आया ही नहीं, ये स्पर्म आया ही नहीं, ये सिर्फ इसका इंतजार करती रही। क्या करती रही? इंतजार। और ये इंतजार कितने दिन कर सकती है, क्योंकि इसको घर वालों ने समय दिया है सिर्फ एक दिन का, कि तुम 28 में से एक दिन जाओगी यहां पर, यानी कितने दिन, एक दिन ही जाओगी 28 दिन में से। तो ये एक दिन का इंतजार करती है। अगर उस एक दिन तक ये कौन,
ये प्रेमी नहीं आता है उस एक दिन में, तो ये क्या कर लेती है, प्रेमिका आत्महत्या कर लेती है। क्या कर लेती है, सुइसाइड। और सुइसाइड करके यहां पर ये इसका इंतजार करते हैं, कौन, यूटेरस, यानी कि ये जो रेस्टोरेंट वाले इसका इंतजार करते हैं। और ये रेस्टोरेंट वाले भी फिर क्या कहते हैं कि भैया 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अभी तक वो प्रेमी प्रेमिका आए नहीं हमारे रेस्टोरेंट में, तो बिल्कुल सजावट करी पड़ी है। तो फिर वो जब नहीं आते हैं, तो इसने तो क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ये तो मर गई। इसकी इंफॉर्मेशन इनको मिल गई। जैसे इनको इंफॉर्मेशन मिलती है 2-4 दिन बाद, ये क्या करते हैं, पूरा डेकोरेशन खत्म कर देते हैं। और इतना लंबा डेकोरेशन इन्होंने किया होता है कि उसको खत्म करने में 4 से 8 दिन लग जाते हैं। कितने दिन, 4 to 8 डेज। तो वो जो टेंट वेंट और जितने डेकोरेशन करके उनको समेट के कचरे की तरह जो फेंकते हैं, वो जब कचरे की तरह उनको फेंकेंगे पूरे डेकोरेशन को, तो दैट कचरा इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। दैट ब्लीडिंग इज नोन एज, दैट कचरा ऑफ ब्लीडिंग इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये कब होता है, ये एवरी 28 डेज में होता है। क्योंकि ऐसा काम कब होता है, एवरी 28 डेज में ये प्रोसेस होता है। क्योंकि वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, इस वजह से ये ब्लीडिंग होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। क्या कहलाता है, ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस कहलाता है। क्यों होता है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है एग का। ठीक है, अब अपन इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म में आप कैसे देखोगे इसको, थ्योरेटिकल फॉर्म में आप देखोगे कि मेंस्ट्रुएशन इज द नॉर्मल ब्लीडिंग ऑफ द वेजिनल लाइन विच स्टार्ट बिटवीन प्यूबर्टी एंड लास्ट टिल मेनोपॉज। यानी कि प्यूबर्टी मतलब जब ह्यूमन बीइंग जो है वो एकदम कैपेबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको बोलते हैं उस एज को प्यूबर्टी। यानी उस एज से जब वो बिल्कुल कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। वहां से मीनोपोज, मीनोपोज मतलब जब उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, यानी एक एज से शुरू होती है और एक एज पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो वहां से जब से शुरू होती है, जब से एंड तक वो ये प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी। यानी बॉडी, यानी कि बॉडी का मतलब क्या है कि वो जो महिला थी, जो प्रेमिका थी, वो तो तैयार थी कि हम दोनों मिलेंगे और एक रेस्टोरेंट में अकेले रहेंगे, बहुत बढ़िया से साथ में मिलकर रहेंगे, यानी कि बच्चा पैदा होगा, प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, every month an egg is released from one of the ovary at the same time where the uterus prepares itself for the fertilized egg। यानी यूटेरस जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग के लिए प्रिपेयर हो जाता है। यानी वो दोनों मिलकर हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट में आएंगे, हमारे होटल में आएंगे, इसके लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं। द inner lining of the uterus get thickened and is supplied with the sufficient amount of the blood। यानी कि ये पूरी डेकोरेशन उसमें हो जाती है, इनर लाइनिंग sufficiently thick हो जाती है ब्लड के साथ में, यानी पूरा डेकोरेशन उन्होंने कर लिया of the blood for the embryo। Since there is no interaction between the egg and the sperm, यानी एग और स्पर्म यानी प्रेमी और प्रेमिका का कोई संपर्क हुआ ही नहीं उस दौरान, तो द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डजंट टेक प्लेस, एग का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सो व्हेन द एग डजंट फर्टिलाइज द यूटेरस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन स्लोली रिजल्टिंग इन द मेंस्ट्रुएशन। और वो जो लाइनिंग होती है ब्लड की वो ब्रेक हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो फिर वो ब्रेक होके धीरे धीरे वो निकलती रहती है 4 से 8 दिन तक। Is it clear to all of you? बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछता है, अब अपन इससे पूछते हैं, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के एक सेक्शन का आपको क्या करना है, लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो ये लो भैया, ये हो गया हमारा लेबल्ड डायग्राम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन का। ठीक है, इस लेबल्ड डायग्राम में 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज मेल पार्ट। क्या होता है, वो मेल पार्ट होता है। ठीक है ना, और एक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा, फीमेल पार्ट। ठीक है ना, तो मेल तो क्या करेगा, मेल सेक्स गेमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल सेक्स गेमेट। यानी कि जैसे ह्यूमंस में कौन करता है, ह्यूमंस में कौन करता है बेटा, ह्यूमंस में करता है मेल। ठीक है, क्या करता है, स्पर्म। जैसे मेल की तरफ से स्पर्म आते हैं ह्यूमंस में, वैसे प्लांट्स में सेक्स गेमेट्स होते हैं जो किसकी तरफ से आते हैं, मेल पार्ट की तरफ से, और उनको बोलते हैं अपन पोलन ग्रेन्स। क्या होता है वो, पोलन ग्रेन्स। जैसे हमारे क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कहां पर स्टोर्ड होते हैं, एंथर के अंदर। एंथर इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, तो ये यहां से क्या होगा, इसको फिलामेंट बोलेंगे, और इस फिलामेंट के ऊपर यहां पर लोकेटेड होगा एंथर, जिसके अंदर भरे होंगे येलो कलर के कुछ सीड्स लाइक, यानी बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे बॉल्स भरे होंगे, स्फेरिकल बॉल्स, जिनको बोलते हैं अपन पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना, ये हो गया मेल पार्ट। ये फ्लावर जो होते हैं इसको पीटल बोलते हैं, ये जो पत्तियां होती है फ्लावर के अंदर, ये ग्रीन पत्ती को सीपल बोलते हैं। ये फिर फीमेल पार्ट पर आ जाते हैं, तो फीमेल का ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा।
ठीक है ना। स्टिग्मा मतलब यहां से वो पोलन ग्रेन्स निकलकर कहां पर आएंगी, इस स्टिग्मा पर आ जाएंगी। और इस स्टिग्मा के अंदर स्टाइल होते हैं, स्टाइल मतलब जो पाइप होते हैं, वो पाइप इन पोलन ग्रेन्स को लेकर कहां जाते हैं, ओवेरी में जाते हैं। उस ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, यानी अंडे होते हैं, फीमेल सेक्स गेमेट होते हैं। ये क्या होता है, फीमेल सेक्स गेमेट। जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म होता है, वैसे जैसे फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है, एग होता है, वैसे यहां पर भी फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, सेक्स गेमेट। ठीक है ना। और ये जो ओवरी के अंदर ओवम्स होते हैं, उनके साथ ये जो पोलन ग्रेन से मिलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फर्दर डिवीजन होता है, फिर सीड बनता है, और उस सीड को फिर आगे आप प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, ये कहता है आपसे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में अभी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो वो हो सकते हैं, पहला मेथड हो सकता है नेचुरल मेथड मतलब इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड द मेन फोकस इज टू अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड द ओवम। यानी कि हम इस प्रकार से इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ताकि स्पर्म और ओवम का इंटरेक्शन हम अवॉइड कर सके। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो इन दिस मेथड द मेन फोकस इज टू अवॉइड द interaction of sperm and ovum. This can be achieved by avoiding the matting from 10th to 17th day of menstrual cycle. यानी जो menstrual cycle होता है उसके 10th से 17th डे तक, क्योंकि वो मिड ऑफ द मंथ में मतलब लगभग 14th डे में जो ओवम होता है वो रिलीज होता है ओवेरी से। तो जिस टाइम पर ओवम ओवेरी से रिलीज होता है उसके आसपास वाले टाइम में हम मेटिंग्स को अवॉइड करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। ठीक है, तो उस टाइप से भी ये क्या किया जा सकता है, इसको अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एज द ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप मेटिंग करोगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसी टाइम में ओवम जो होता है वो रिलीज होता है ओवरी से। इज इट क्लियर? तो नेचुरल मेथड। अब बैरियर मेथड की अपन बात करते हैं। बैरियर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज अवॉइडेड बाय यूजिंग अ बैरियर मतलब एडिशनल जो कुछ सिस्टम होगा जिसको हम यूज करेंगे, जिससे उनकी मीटिंग, ओवम और स्पर्म की मीटिंग जो है वो अवॉइड की जा सकती है। दीज बैरियर्स आर अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फॉर फीमेल्स आल्सो। कॉन्डोम्स फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल, जैसे कॉन्डोम्स का नाम सुना होगा आपने, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, तो उनका यूज कर सकते हैं, जिससे स्पर्म और ओवम की मीटिंग को अपन अवॉइड कर सकते हैं। डायफ्राम फॉर द फीमेल, फीमेल्स के लिए डायफ्राम भी होते हैं। सर्विकल केप्स होती है, सर्विकल जो सर्विक्स के पास लगाई जाए, सर्वाइकल कैप्स होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्जेस होती है फॉर फीमेल्स, यानी मेल्स और फीमेल्स के लिए ऐसे कुछ कई मेथड है जो यूज किए जा सकते हैं। अब हम तीसरे टाइप के मेथड में चलेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब इन दिस मेथड पिल्स आर टेकन ओरली, यानी कि यहां पर ओरली पिल्स ली जाती है, यानी बाय माउथ, थ्रू माउथ ली जाती है पिल्स, यानी टैबलेट्स। दीज पिल्स कंटेन स्मॉल पोर्शन ऑफ द हार्मोन्स दैट ब्लॉक द एग, यानी कि जो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ओवेरी से एग के निकलने को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना। और सो दैट द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, जब ओवम नहीं निकलेगा तो कैसे मिलेंगे दोनों। ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं, और हम अगर इसके बारे में और जाने तो कुछ इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड्स कैसे आप क्या कर सकते हैं, इन दिस मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक कॉपर टी का नाम सुना होगा, और अ लूप कैन बी यूज्ड टू ब्लॉक द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि इनका यूज किया जा सकता है स्पर्म और ओवम की मीटिंग्स को रोकने के लिए आफ्टर मैटिंग का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं अपन। इन सर्जिकल मेथड द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक। अब ये मीटिंग कहां पर होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, तो फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, ओवम तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है ना। फ्लो ऑफ द एग एंड वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड इन द मेन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ स्पर्म। और मेंस के अंदर क्या किया जाएगा भाई, ओवम नहीं निकल के आएगा, मेंस के अंदर स्पर्म को ब्लॉक कर देंगे, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देंगे। तो दीज आर द सम मेथड्स which can be used to avoid the unwanted pregnancy. Is it clear to all of you? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ तो देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इनसे नाम से ही आपको क्लियर होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर में सिर्फ, यहां पर मैं अगर बात करूं बेटा तो यूनिसेलुलर में सिर्फ कहां गए, यूनिसेलुलर में सिर्फ सिंगल सेल होती है, और जो इससे
डॉटर बनेगा वो भी कैसा होगा, सिंगल सेल्ड बनेगा। यहां पर मल्टी सेल्स होता है, मल्टी सेलुलर यानी मल्टी सेल्स होती है। अब जहां पर सिंगल सेल होगी वहां पर सारे फंक्शन, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, यानी कि चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो इनटेक ऑफ द फूड हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, सारे काम कौन करने वाला है, एक ही सेल करने वाली है। ठीक है, यानी कि यहां पर वही सेल अगर डिवाइड होकर आइडेंटिकल सेल दूसरी बना लेती है तो वो बन जाता है रिप्रोडक्शन। यानी यहां पर जरूरी नहीं है दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है बेटा, मल्टी सेलुलर में बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के लिए, जैसे हिलने डुलने के लिए मसल सेल्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल्स होती है, ठीक है, खाने के लिए अलग सेल्स होती है, यानी अलग अलग टाइप की सेल्स होती है जो कंबाइन होकर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाती है। जैसे उसके अंदर ऑर्गन्स बनाती है जो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। तो यहां पर दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, दोनों का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होंगे। कैसे देखते हैं अपन, द डिफरेंट मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फिशन। आपने सुना होगा यूनिसेलुलर में फिशन होता है, बडिंग होती है, रीजनरेशन होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, सेल डिवीजन होता है। द सेल, यहां पर क्या होता है इनमें, फिशन बिडिंग, इनमें द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी एक सेल जो होगी वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, एंड प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन कंटिन्यूज, और ऐसा सेल डिवीजन इनमें कंटिन्यू रहता है जिससे ये नया सेल बना लेते, ठीक है ना। वेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। मल्टी सेलुलर में मैंने बताया कि उनका रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है, system for the reproduction. The different modes of the reproduction in multicellular organism are vegetative propagation. आप देख सकते हैं प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। इन मोर कॉम्प्लेक्स, अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ह्यूमंस का, एनिमल्स का जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो फिर वहां पर अलग से ही उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसमें हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस उनको करवाते हैं, ठीक है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बता दिया इन्होंने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो फिर वहां पर ऐसा होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपसे कहता है हाउ डज प्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशंस ऑफ द स्पीसीज। इन स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिप्रोडक्शन का क्या रोल है। तो हम यहां पर देख सकते हैं इसका रोल बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। किसके लिए प्रोसेस है? जिससे सेम काइंड ऑफ स्पीसीज वापस से जनरेट की जाए, बिकॉज एक ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मतलब इंफिनिटी तक लिविंग नहीं रह सकता, उसकी एक स्टार्ट डेट होती है, उसकी एंड डेट होती है, मतलब वो कभी बनता है उसके बाद वो खत्म भी हो जाता है, तो उसके टाइप के वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई ऑर्गेनिज्म बचा ही नहीं। तो इस प्रकार से उस टाइप के, उसके सेम टाइप के स्पीसीज को जनरेट करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। स्पीसीज बाय द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, दिस इज डन सो एज टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज एंड आल्सो टू टेक फॉरवर्ड देयर स्पीसीज टू नेक्स्ट जनरेशन, और उन स्पीसीज को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने के लिए भी वो जरूरी है। तो स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय कीप अ चेक ऑफ रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ द डेथ्स, और रेट ऑफ बर्थ और रेट ऑफ डेथ्स के कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हाजिर हूं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के पीछे कारण क्या हो सकता है, ठीक है भाई। हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से सिंपली क्या करना होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना होता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है उसको क्या करना होता है, प्रेगनेंसी अवॉइड करना होता है। अब ये अनवांटेड प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे अपन, देखो भाई बच्चे तो सबको चाहिए होते हैं, लेकिन फिर वो अनवांटेड कैसे होंगे। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब जो बिल्कुल प्लान्ड ना हो, बिल्कुल ऐसी प्लान्ड नहीं हो, मतलब वो जनरली क्या करे, बर्डन पैदा करे सोसाइटी पर, तो ऐसी को बोलेंगे अपन अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो सोसाइटी पर बर्डन हटाने के लिए कैसे होगा भैया, तो जनरली क्या होगा, सोसाइटी पर किस टाइप का बर्डन आएगा, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। मान लो आपके पास खाने के लिए 10 बोरी अनाज है, ठीक है, जो ओनली 10 आदमियों के लिए सफिशिएंट है पूरे एक साल भर के लिए, लेकिन अब आपके घर में है 50 आदमी, अब 10 बोरी अनाज 50 आदमी के पास कैसे पहुंच पाएगा, यानी उनको कुछ टाइम भूखा रहना पड़ेगा या उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा।
तो ऐसी चीज में पॉपुलेशन जब इंक्रीज करती है तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज पर पर्सन कम हो जाते हैं, तो ऐसी चीज को मतलब अवॉइड करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं इनका रीजन क्या होता है। पहला रीजन है टू कंट्रोल पॉपुलेशन, एक तो पहला रीजन है कंट्रोल पॉपुलेशन, टू अवॉइड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का भी समवॉट रिलेटेड है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि अभी हम तैयार नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, अभी हमारे बच्चों के बीच में गैप नहीं है, हम उनको अच्छे से केयर टेकिंग नहीं कर सकते, तो इस टाइप से अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको ट्रांसफर होने से रोकने के लिए भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल।